हेलो बच्चों, अपने पहले के लेक्चर में मैंने कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है, जिसमें मैंने स्वाद के आधार पर उनका वर्गीकरण, प्रवृत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण किया है। लेकिन आज जो मैं आपको जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य वर्गीकरण कहिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट को उसके जल वियोजन के आधार पर, यानी हाइड्रोलाइसिस के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अर्थात यह हुआ कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को यदि मैं अम्लीय माध्यम में जल के साथ अभिक्रिया करता हूं, तो वह कितने सरलतम रूपों में टूट सकता है, इस आधार पर आज हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए कि कोई कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लिया जाए आपका माल्टोज है। माल्टोज को यदि मैं जल के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो यह क्या टूट पाता है, और टूटता है तो कितने सरलतम अणुओं को निर्मित करता है। इस बात को हम अपने वर्गीकरण का आधार बनाएंगे कि मान लीजिए कि कोई कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, कोई नहीं टूटेगा, टूटेगा तो कितना टूटेगा, इसके आधार पर अगर हम लोग करते हैं तो उसे हम जल वियोजन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कहते हैं। यानी जल वियोजन या अपघटन भी लिख सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। इसके आधार पे यदि मैं कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत करता हूं तो तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाई क्या बोलिए, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा होगा बेटा जी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। अब देखिए, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। ये सरलतम संरचना है कार्बोहाइड्रेट का, और यह है जटिलतम। यानी ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे अधिक जटिल संरचना ये होगा और सबसे सरल संरचना ये होगा। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है। सबसे पहले हम लोग इसमें मोनोसैकेराइड लेंगे। जरा देखते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। देखिए, मोनोसैकेराइड में
मोनोसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन संभव नहीं है। इन्हें अपघटित करके और सरलतम इकाइयों में तब्दील नहीं किया जा सकता है। यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये जो होते हैं इन्हें और अधिक सरलतम इकाइयों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इन्हें और अधिक सरलतम इकाइयों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र सभी जानते हैं, CH होता है और H2O का क्या होता है बेटा? Y होता है। बेटा जी, इसके लिए मोनोसेक्राइड के लिए H बराबर Y होता है, माने जहां X और Y का मान बराबर होता है, और इसको हम N अगर मान लेते हैं, दोनों का मान बराबर, तो ये क्लियर है कि N का मान जो होगा 3 से 7 के बीच होगा। अब मान लिया जाए कि, अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2O का N, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O का N। अगर 3 रखते हैं, मान लीजिए N बराबर 3 रखते हैं, तो CH2O का 3, अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? C3, 3 टू 3 2 6, यानी H6। अब देखिए 3 है तो इसे ट्राइओस कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइओस। अगर मान लीजिए N का मान 4 रखते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि N का मान हम लोगों ने 4 रख दिया, तो क्या होगा भाई? अगर मान लिया जाए कि N का मान 4 रख दिया, तो CH2O का 4, यानी C4H8। देखिए 4 दूनी 8 और ये 4, और 4 को टेट्रा बोलते हैं, तो इसको हम टेट्रोस बोलेंगे। अगर N का मान 5 रखेंगे तो CH2O का 5, यानी C5H10O5, इसे हम पेंटोस कहेंगे। ऐसे ही अगर N का मान 6 रखेंगे तो क्या होगा? बोलिए जरा बताइए। CH2O का 6, यानी C6H12O6। ये बेटा जी हेक्सोस का आएगा। हेक्सा माने 6, हेक्सा तो हेक्सोस, यानी अगर 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सोस, 4 होते हैं टेट्रोस, 5 होते हैं पेंटोस, 3 होते हैं ट्रायोस, 7 होगा हेप्टोस, 7 से ज्यादा होगा नहीं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो कुल 20 मोनोसेक्राइड प्रकृति में पाए जाते हैं। कितने? 20। कुल 20 मोनोसेक्राइड प्रकृति में पाए जाते हैं।
जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे हेक्सोज की बात करें तो आपने सुना है ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला होता है। फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। मैनोज का भी यही फॉर्मूला होता है। गैलेक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। ऐसे ही इसका अगर देखें तो राइबोज का यही फॉर्मूला होता है ना। तो इस प्रकार से 20 प्रकार के मोनोसेक्राइड प्रकृति में पाए जाते हैं। यहां नोड पॉइंट देने वाला क्या है बेटा? नोड पॉइंट में आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर एन का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा बोलिए? CnH2O का CH2O का 1, तो ये हो जाएगा CH2O। अगर इसको सिस्टमैटिक लगाएंगे बेटा तो HCHO होगा। देखिए HCH2O बेटा, ये फॉर्मूला तो है कार्बोहाइड्रेट का, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार यदि मैं 2 भी रखता हूं तो C2H4O2 यानी CH3COH है। इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये भी एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखिए 3 बात ध्यान देने वाली है इसमें कि C1 के लिए कार्बोहाइड्रेट की कोई संभावना नहीं है। अगर वो फॉर्मूला बनाते हैं मोनोसेक्राइड में तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। C2 के लिए अगर मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला तैयार करते हैं तो उसके लिए वो एसिटिक अम्ल बन जाता है। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं। C3 से शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मूला वही, C जितना रहेगा मतलब जितना X है उतना ही Y है, तो CH2O का फुल N मोनोसेक्राइड के लिए। तो इस प्रकार से मोनोसेक्राइड के बारे में हम लोगों ने जाना। पहली बात जाना कि मोनोसेक्राइड में कोई इसको आगे या फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। नंबर 1, यह सरलतम कार्बोहाइड्रेट की संरचना है या इकाई है। इसमें सामान्य सूत्र CHH2OY में X और Y का मान एक समान होता है, और इसे अगर हम N मान ले तो यह 3 से लेकर 7 के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग ओलिगोसेक्राइड की ओर चलेंगे। देखिए ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो अब ये देखिए ओलिगोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट जो जल वियोजन के पश्चात, जो जल अपघटन द्वारा दो मोनोसैकेराइड या 2 सरल इकाइयों में टूट जाते हैं, दो मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं। मतलब ये हुआ ओलिगोसैकेराइड में केवल 2 नहीं बोलिए, 2 से लेके 10 तक, 2 से 10 मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं। केवल 2 मत लीजिए, 2 से 10। अब देखने की बात है कि अगर 2 मोनोसैकेराइड देता है मोनोसैकेराइड तो इसे डाइसैकेराइड कहेंगे।
अगर ये 3 देता है तो ट्राइसैकराइड कहेंगे। अगर ये 4 देता है तो भाई टेट्रासैकराइड कहेंगे। अगर ये 5 देता है, बोलिए, तो क्या कहेंगे? पेंटा। 6 देगा तो हेक्सा। 7 देगा तो हेप्टा सेक्राइड। 8 देगा तो ऑक्टा, नोना और डेकासेक्राइड। यानी ओलिगोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन द्वारा 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड का निर्माण करते हैं। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है उस चीज को जरा सा देखा जाए। ओलिगोसेक्राइड जो है अपने पास, वो देखिए, ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड देता है। अब ये देखिए 2 से 10 मोनोसेक्राइड दिया। अब मान लीजिए कि पहला अगर मैं मोनोसेक्राइड देखिए तो डाइसेक्राइड हुआ। डाइसेक्राइड बेटा जी थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? सामान्य सूत्र CX और H2O का Y। अब यहीं पे समझिए। अब देखिए मोनोसेक्राइड में क्या था? X और Y का मान क्या था? बराबर था। लेकिन डाइसेक्राइड में क्या होगा कि Y जो होगा X -1 होगा। मतलब ये कि अगर मैं C12 लेता हूं, यानी X का मान 12 लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? H2O का, अब देखिए Y का मान, यहां Y आना चाहिए। X का मान मैंने 12 लिया है, तो Y का मान जो लेना है वो 1 से 1 कम लेना है। तो 12 से 1 कम क्या होगा? यानी ये हो जाएगा C12, 11 गुना 22 O 11। ये होगा डाइसेक्राइड। ये एक डाइसेक्राइड का फॉर्मूला है। मान लीजिए कि कोई कहे कि मेरे को सर 15 कार्बन का डाइसेक्राइड का सूत्र बनाइए। या मान लीजिए 16 कार्बन का, 15-16 कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए तो C का मान अगर मैं 16 रखता हूं तो H2O क्या होगा? 16 से 1 कम, क्योंकि Y का मान 1 से 1 कम रखना है। तो यानी ये हो जाएगा 15। तो क्या हो जाएगा? ये C16 कितना हो गया? 15 दूना 30 और O 15। ये भी एक डाइसेक्राइड है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। खासकर इस फॉर्मूले के लिए आपके पास सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब डाइसेक्राइड के उदाहरण। अगर मान लीजिए कि ट्राइसेक्राइड होता तो देखिए, अगर ट्राइसेक्राइड होता, ट्राई, अब ट्राइसेक्राइड में क्या होता कि जो ये आपका CX H2O Y है ना, तो Y का मान 1 से 2 कम। जैसे मान लीजिए C18 लेते हैं, तो अब देखिए X का मान 18 लिया है, तो Y का मान इससे 2 कम होना चाहिए। तो यह 18 है तो कितना होना चाहिए? 16। यानी ये हो जाएगा H2O का 16।
तो कितना हो गया बेटा, C18, H 32 और O 16। ये ट्राइसेक्राइड है, ये रैफिनोज है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि टेट्रासेक्राइड लेते तो टेट्रासेक्राइड है। तो यहां पे y का मान जो होगा 1 से 3 कम होगा। देखिए एक चीज ध्यान दे रहे हैं बेटा, मोनो में दोनों बराबर, डाई में 1 कम, ट्राई में 2 कम, टेट्रा में 3 कम, पेंटा में 4 कम, ओक्टा में कितना होगा, 7 कम होगा। मतलब जो सेक्राइड हो उसमें जो y और x के बीच का डिफरेंस होगा उससे 1 कम होगा। अगर हेक्सा है तो y और x के बीच में 5 का डिफरेंस होगा। अगर टेट्रा है तो कितने का कम होगा, टेट्रा माने 4 तो 3 का कम ही होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए कि C24 लेते हैं तो H2 मतलब 24 में 3 का कम यानी 21, तो क्या हो जाएगा C24 H 21 दूना 42 O 21। ये स्टैक्यूज है, स्टैक्यूज या स्टैच्यूज भी बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से डाइसेक्राइड की स्थिति बनती है। तो डाइसेक्राइड मतलब ओलिगोसेक्राइड की स्थिति बनती है। इसमें डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, हेप्टा है, नोना है, डेका है, तो सारी स्थिति बनती है। अगर मैं अब देखिए बेटा जी, अब मैं फाइनली आता हूं पॉलीसेक्राइड की तरफ। पॉलीसेक्राइड देखिए, पॉलीसेक्राइड माने वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित या जल अपघटन के द्वारा 10 से अधिक मोनोसेक्राइड उत्पन्न करते हैं। माने ये जो होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन द्वारा 10 से अधिक मोनोसेकेराइड उत्पन्न करते हैं। अब ये देखिए, इनका उदाहरण बड़ा आसान है। स्टार्च है एक, तो इसे हम लोग मंड कहते हैं। एक है आपका सेल्यूलोज है, ये लकड़ी कागज वगैरह में, सूत वगैरह में पाया जाता है। और एक है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च कहते हैं, चर्बी। एक डेक्स्ट्रिन भी होता है। तो ये स्थिति बनती है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है C6H10O5 का इन होता है। माने अगर मान लीजिए कि C6H10O5 ये एन है, इसमें NH2O को अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइज किया जाए तो जानते हैं कितना बनेगा। अगर ये 10 रहेगा तो माने 11 रहेगा तो 11 बन जाएगा। तो ये आपका NC6H12O6 बन जाएगा। यानी ये मान लीजिए सेलुलोज है तो ये आपका मोनोसेक्राइड है। देखिए यहां
10 है और 2 12, और ये 5 और 1 6। जितना ये रहेगा, मतलब 12 रहेगा तो 12 लेंगे, 20 रहेगा 20 लेंगे, 100 रहेगा 100 लेंगे, जितना लेगा उतना ही लेना। तो ये आपका पॉलीसेकेराइड है। तो अभी तक के तीनों प्रकारों को जो हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो आपका मोनोसेक्राइड हो या ओलिगोसेक्राइड हो या पॉलीसेक्राइड हो, ये सभी जल हाइड्रोलाइसिस के बाद कोई टूट रहा है, कोई नहीं टूट रहा है। अगर नहीं टूट रहा है तो मोनोसेक्राइड, अगर 2 से 10 तक टूट रहा है, दे रहा है टूटकर, तो ओलिगोसेक्राइड, उससे अधिक दिख रहा है तो पॉलीसेक्राइड। एक बेटा फिर से मैं नोट पॉइंट दूंगा आपको, मतलब 2 ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इसके सामान्य सूत्र का पालन नहीं करते हैं। एक तो है बेटा जी डीऑक्सी राइबोस, ये होता है C5H10O4। ये बेटा जी डीएनए में पाया जाता है। ये सामान्य सूत्र का पालन नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन नहीं करता। और एक ठीक इसी प्रकार होता है C6H12, तो O5 हो जाता है। एक एक ऑक्सीजन ये लोग लॉस कर जाते हैं। हैमनोज बोलते हैं इसको, हैमनोज। देखिए बेटा, इससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट करते हैं, 3 प्रकार के आते हैं, और कोई ज्यादा नहीं है, केवल ध्यान देने लायक है। अब तुरंत ही सीख जाएंगे बेटा। देखिए, सबसे पहली चीज, क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि दे देगा कि जैसे एक तो डाइसेक्राइड है C12H22O11। अब ये देखिए, ये 3 है। अगर ये सुक्रोज है तो ये चीनी में पाया जाता है, इसे केन शुगर बोलते हैं। ये टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये अनाज में पाया जाता है, ये चीनी में है, चीनी गन्ना मीठे पदार्थों में, अगर ये अनाजों में पाया जाता है जिसे माल्टोज कहते हैं, यानी इसे मंड शर्करा कहते हैं। अगर इसे लेंगे तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज देगा। और अगर मैं लैक्टोज लूं, यानी दूध शर्करा, तो ये आपका ग्लूकोज तो देगा ही, प्लस में गालैक्टोज देगा। ये देखिए, इसी प्रकार ये डाई का है, डाइसेक्राइड का। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए C12H22O11। अब ये देखिए, ये X का मान है और ये कितने का, Y का मान है। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो जितना अंतर है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल यूज करना है। तो यहां पे एक H2O लीजिए
और यहां अम्लीय माध्यम क्रिएट कीजिए और सीधे आप C6H12O6 और C6H12O6। अब कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज भी ये है, गैलेक्टोज का भी यही फॉर्मूला है, फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। आंतरिक रूप से संरचनाएं विभिन्न हो सकती हैं, उसकी चर्चा आगे के लेक्चर में की जाएगी, लेकिन ये इसकी स्थिति है। ऐसे ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि ट्राइसेकेराइड होता है, ट्राइसेकेराइड, जैसे C18 लिया था, लिए थे, तो C18 लेंगे, ट्राई है, तो ये X का मान हुआ ना जी, तो Y का मान क्या होगा, ट्राई है 3, तो 2, 1 कम, तो यानी ये H माने 16 होना चाहिए, 18 है तो 16, तो H 32 और वो 16। अब ये देखिए Y का मान है। अब मैं कितना वाटर लूं, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2H2 ले लीजिए, 2H2। और फिर इसको अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 3 मोनोसेकेराइड बनेगा, जैसे C6H12O6, C6H12O6 और C6H12O6। अब ये देखिए यहां पे तीनों बन जाएगा, ग्लूकोज भी बनेगा, फ्रुक्टोज भी बनेगा और गैलेक्टोज भी बनेगा, यानी ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। और इसका नाम क्या बताया था मैंने, रैफिनोज। इसका नाम क्या बताया था, रैफिनोज। यानी ट्राइसेकेराइड लेंगे तो 2H2O चाहिए। अच्छा, टेट्रा में कितना H2O चाहिए, 3, पेंटा में 4। X और Y के बीच में जितने अंकों का अंतर रहेगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता उसके अपचयन के लिए पड़ती है, ये बात। अब चलिए मैं एक और सूत्र आपको बता रहा हूं कि टेट्रासेकेराइड पे बात करते हैं। स्टैक्यूज था ना, तो स्टैक्यूज को मैं लेता हूं। देखिए तो स्टैक्यूज कैसे लिया आपने, C24 है। अब बताइए ये X का मान ये है, Y का मान क्या होना चाहिए, हम कह रहे टेट्रा है, टेट्रा, टेट्रासेकेराइड है, टेट्रा मान इससे 1 कम, यानी 3 का अंतर होना चाहिए। तो 3 माने 21, जैसे 24 में से 3 गया 21 हुआ ना, तो H2O, तो ये देखिए H2O का 21 होता, तो ये हो जाता 42 और ये हो जाता 21, यानी H42O11। अब देखिए 21, अब ये वाई है। अब बताइए कितना H2O लेना चाहिए, इन दोनों का अंतर कितना है, 3। जब 3 अंतर है तो 3 H2O लीजिए। अब 3 H2O लेंगे तो यहां 4 मोनोसेकेराइड बनेगा, क्यों भाई, क्योंकि ये टेट्रासेकेराइड है। तो ये हो जाएगा C6H12O6, 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 C6H12O6। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये देखिए ये 4 बनेगा। इसी प्रकार से अब कोई हमको जैसे क्वेश्चन ये आस्क करता है कि C40 वाला हमको पेंटासेकेराइड बनाइए, C40 हो और पेंटासेकेराइड। बताइए, अब C40 है, अब ये देखिए X का मान दिए, अब पेंटा दिए, तो X और Y के बीच में 4 का अंतर होना चाहिए ना, तो C तो 40 लिख दिया मैंने। अब H2O के लिए इससे 4 कम, यानी 40 में से 4 गया तो 36 होगा ना जी, तो 36 गुना 72, यानी C40 H72 और वो 36।
अब कोई बोलेगा कि इसके जल अपघटन के लिए कितने जल अणु की आवश्यकता होगी, तो भैया इन दोनों में कितने का अंतर है बाबू बताओ? 4 का अंतर है, तो 4:2 अणु की जरूरत है, 4:2। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आएगा। कभी कभी ये पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए कि C50, H 90, O 45, ये कौन सा सैकराइड है बताइए? X का मान कितना है बेटा 50, Y का मान कितना है बेटा? Y का मान है 45, तो अब Y बराबर था X माइनस N, तो अभी ये देखिए 50, ये हो गया Y इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 50 माइनस N, तो N का मान हो गया 5। अब बताइए 5 का जब अंतर है तो सैकराइड होगा एक ज्यादा। भाई जब पेंटा था तो 4 का अंतर था, तो अब 5 का अंतर है तो हेक्सासेक्राइड। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को असेंबल करता है। तो मैंने ये बताया कि ओलिगोसेक्राइड के क्वेश्चंस सारे के सारे ये आपके इस प्रकार से असेंबल किया जाएगा। एक्सटैक्यो सही है, ठीक है। तो आपके पास हो गया मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये तीनों के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन यहां पे देखा। मैं 2 चीज और बता देता हूं कि जितने भी आपके ओलिगोसेक्राइड हैं या फिर पॉलीसेक्राइड हैं, ये सारे मतलब आपके पॉलीसेक्राइड तो आपके खासकर अनपचाई होते ही हैं और अशर्करा होते हैं। ओलिगोसेक्राइड में कुछ आपका शर्करा होगा और कुछ अपचाई होगा, कुछ अनपचाई होगा, जिसके बारे में चर्चाएं उनके टॉपिक के साथ की जाएंगी। इनको बार बार रिवाइज कीजिए और लगातार देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ यू। हेलो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी, जिसमें मैंने जल वियोजन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों और उसके बारे में संदर्भित जितने भी पहलू थे उनकी चर्चाएं की थी हमने। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 समूहों में वर्गीकृत किया था, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सरलतम कार्बोहाइड्रेट था, उसे और नहीं तोड़ा जा सकता था। ओलिगोसेक्राइड 2 से 10 मोनोसेक्राइड देते थे और जो पॉलीसेक्राइड था 10 से अधिक मोनोसेक्राइड उत्पन्न करता था। आज हम उसमें से पहला टॉपिक जो है मोनोसेक्राइड के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, इसमें जैसे मोनोसेक्राइड, मोनोसैकेराइड, अब ये देखिए मोनोसैकेराइड होता क्या है। देखिए ये अगर केमिकली रूप से इसे डिफाइन करें अब, तो ये होता है पॉली या पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें OH बहुत सारा होगा। पॉलीहाइड्रिक, एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होता है। अब देखिए, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होता है जिसे और सरलतम कार्बोहाइड्रेट में अपघटित नहीं किया जा सकता है, में अपघटित नहीं किया
जा सकता है। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात आ रही कि इसको अब और अधिक आप नहीं तोड़ सकते हैं, जो है सो है। अब यहां पे देखिए एक हाइड्रिक आ रहा है, मतलब कहने का ये अभिप्राय है कि ये जैसे मान लीजिए कि सी 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 CH2OH, CHO एल्डिहाइड है, और इसमें देखिए HOH HHOH, एक और ले लीजिए OH और ये CHO। अब ये देखिए बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें देखिए हाइड्रिक ग्रुप कितने हैं, एक ये हो गया। अगर मैं इसके हाइड्रिक की बात करूं तो देखिए एक OH, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 OH समूह है यहां पे। 5 मतलब 5 एल्कोहलिक समूह है ये, 5 में से ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। सेकेंडरी माने क्या, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है ना वो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी है। ये वाला इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, कार्बन नंबर 3 जो है कार्बन 2 से भी जुड़ा है, कार्बन 4 से भी जुड़ा है। ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। लेकिन ये देखिए कार्बन नंबर 6 जो है वो सिर्फ कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ, ये प्राइमरी है। प्राइमरी सेकेंडरी से मेरा ज्यादा अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय यह है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक एल्डिहाइड है, तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड है। ये बेटा जी ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। अगर मान लीजिए दूसरा शब्द आ रहा है कि पॉलीहाइड्रिक कीटोन। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिएगा कि C1 पोजीशन पर, इसमें C1 स्थिति पर एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड होता है। अगर एल्डिहाइड हुआ तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को, ऐसे मोनोसेक्राइड को एल्डोज कहेंगे। ऐसे मोनोसेक्राइड को क्या कहेंगे, एल्डोज। अब मान लीजिए कि ये अगर पॉली माने क्या, मेनी देखिए 5 है, पॉली माने क्या, बहुत, अनेक, या एक से एक अधिक। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, तो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड अगर पहले कार्बन पे होता है तो इसे हम एल्डोज कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, ये देखिए ग्लूकोज का स्थिति है। ग्लूकोज में आपके एक प्राइमरी अल्कोहल जो एक कार्बन से जुड़ा है, 4 1 2 3 4 सेकेंडरी अल्कोहल, और C1 पोजीशन पे एल्डिहाइड का। ये आपका ग्लूकोज का रिव्यू है। अब मैं थोड़ा सा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के बारे में बताता हूं। ये ग्लूकोज है। अगर मैं अब देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या है कि CH2OH। अब देखिए इसमें C2 पोजीशन पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो C2 पोजीशन पे एक कीटोन ग्रुप होगा, और बाकी वही OH H OH H H OH। अब इसमें देखिए आपके पास कितने हाइड्रिक ग्रुप है, 1 2 3 4 5 जो है OH समूह है, जिसमें से ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी माने जो शीर्ष पे हो, जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा हो। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। और सेकेंडरी कितने हो गए, देखिए प्राइमरी हो गए आपके 2, सेकेंडरी कितने हो गए भाई, तो देखिए ये सेकेंडरी है आपका, ये सेकेंडरी है आपका,
ये सेकेंडरी। सेकेंडरी माने क्या, जिससे ये जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन, जैसे 5 नंबर पे ये OH जुड़ा है, 5 किससे जुड़ा है, 6 से भी जुड़ा है, 4 से भी जुड़ा है। ये अगर 4 से जुड़ा है तो 4 किससे जुड़ा है, 5 से भी जुड़ा है, 3 से भी जुड़ा है। ये 3 से जुड़ा है तो ये 4 से भी जुड़ा है और 2 से भी जुड़ा है। तो सेकेंडरी आपके हो गए 3, और एक C2 पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड सॉरी कीटोन समूह है, C डबल बॉन्ड O है, यानी कीटोन। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर कोई मोनोसेक्राइड होता है तो उसे हम कीटोज कहते हैं। यानी देखिए, दो बात यहां पे निकल के आ रही है। पहली बात कि मोनोसेक्राइड सरलतम तो है, लेकिन ये पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होता है। हाइड्रिक का मतलब OH, और बहुत सारे OH समूह इसमें होते हैं। अगर इसमें कीटोन होता है तो उसे क्या कहते हैं, कीटोज। अगर एल्डिहाइड होता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्डोज। यानी अगर मैं मोनोसेक्राइड का ये वाला जो संरचना मैंने ड्रॉ किया है, ये बेटा ये फ्रुक्टोज का है, फ्रुक्टोज की संरचना। पिछला वाला था ग्लूकोज का और ये फ्रुक्टोज का, यानी फ्रुक्टोज जो है कीटोज है और ग्लूकोज क्या है, एल्डोज है। तो इस प्रकार से अगर मैं मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण कर दूं फिर से, तो ये 2 कैटेगरी बन जाएंगे। एक कैटेगरी बनेगा, क्या बनेगा बेटा, इसका अगर वर्गीकरण किया जाए तो 2 आपका समूह निकलेगा। एक हो गया एल्डोज और एक होगा कीटोज। अब देखिए एल्डोज क्या हो गया, वे मोनोसेक्राइड जिनमें C1 पोजीशन पर एक एल्डिहाइड हो तथा बहुत सारे यानी हाइड्रोक्साइड समूह जुड़े होते हैं, यानी इसमें तथा एक से अधिक हाइड्रोक्साइड समूह जुड़े होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो कीटोज में क्या होता है कि C2 पोजीशन पर एक कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन, और तथा एक से अधिक हाइड्रोक्साइड समूह होता है। यह स्थिति बनती है बेटा। तो इस तरह से इसके 2 कैटेगरी आ गए इसको। और हम जानते हैं कि C1 का जो फॉर्मूला होता है CH2O का सामान्य सूत्र क्या था, सामान्य सूत्र मोनोसेक्राइड का क्या था, CH2O का N, और N का मान कितना होता है, 3 से लेके 7। तो हम चार्ट वाइज इसको एनालिसिस करेंगे कि भाई C3 लेंगे तो क्या होगा, उसके लिए कौन सा एल्डोज बनेगा, कौन सा कीटोज बनेगा। C4 लेंगे तो क्या होगा, उसके लिए कौन सा एल्डोज बनेगा, कौन सा कीटोज बनेगा। C5 के लिए क्या बनेगा, C6 के लिए क्या बनेगा। इसका एक हम चार्ट रिप्रेजेंटेशन अभी आपके सामने बनाते हैं। ये देखिए, अब इसका हम लोग चार्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चार्ट में आपको एक कॉलम बनानी है, यहां पे कार्बन की संख्या हम लोग लिखेंगे, कार्बन की संख्या। यहां पे जो सामान्य सूत्र आएगा, सूत्र, अब देखिए सामान्य सूत्र तो वही होगा CnCH2O का होले, और यहां कार्बन की संख्या हमको 3 से क्या लेनी है, 3 से 7 तक। और इससे जो एल्डोज बनेगा
और फिर जो कीटोन बने। अभी इसका हम लोग एक चार्ट निर्मित करेंगे। अब ये देखिए, इसमें एल्डोज में क्या होगा, CH उपस्थित होगा, और कीटोज में क्या होगा, एल कीटोन समूह उपस्थित होगा। अब ये आपका क्रम संख्या यहां लिख देंगे। अब ये देखिए, पहले एक नंबर पे लेते हैं, और ये C का मान 3 लेते हैं, तो ये हो गया C3। इस प्रकार से ये भी आपका बहुत सारे रूपों में जाएगा। तो हम लोगों ने जैसे ये चार्ट एक फॉर्म किया कि अगर पहला देखते हैं कि कार्बन की संख्या जो 3 से 7 के बीच में होनी चाहिए, अगर कार्बन की संख्या 3 लेते हैं तो 3 लेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 6 और 3, तो C3H6O3, ऐसा एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला बनेगा। अगर ये 4 लेंगे तो C4, देखिए ये 4 लेंगे तो ये C4, 4 दूनी 8 और ये 4, तो C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7, इतना ही होता है। लेकिन इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट हमारा 6 तक का है। तो 6 तक का जो चीज है, जो ज्यादा हमारे एग्जाम में आता रहता है, उसके बारे में देखते हैं कि सबसे छोटा अगर कोई है कार्बोहाइड्रेट तो वो है ये C3H6O3। इसे हम ट्राइओस कहेंगे। ट्राइओस, ट्राइओस का मतलब 3 कार्बन है, इसको क्या कहेंगे, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सूस। अभी देखिए, या अगर मान लीजिए कि ट्राइओस है और ये एल्डोस है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसकी संरचना भी हम देखेंगे। तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड एक ट्राइओस एल्डोस है। अगर डाइहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करेंगे तो डाइहाइड्रोक्सी कीटोन एक ट्राइओस कीटोस है। इसी प्रकार इरिथ्रोस क्या है, एल्डोस भी है, टेट्रोस भी है। थ्रेओस क्या है, एल्डोस, टेट्रोस। लेकिन अगर मैं इरिथ्रोलोस की बात करूं तो है कीटोस, टेट्रोस। जैसे अगर मैं बोलूं कि राइबोस क्या है, तो पेंटो एल्डोस है कि पेंटोस कीटोस है, तो बताइए पेंटोस तो है ही नहीं। अब एल्डोस है कि कीटोस है, अगर राइबोस है तो एल्डोस है, और राइबुलोज है तो वो कीटोस है। इस प्रकार अगर जाइलोस है तो एल्डोस है, और जाइलुलोज है तो वो पेंटोस है। इसी प्रकार ग्लूकोज का भी देखिए, ग्लूकोज, मैनोस, एलोस, गालैक्टोज, इसी प्रकार के बहुत सारे मैंने बताया कि पीछे के टॉपिकों में 2n जितने कायरल मतलब असम्मित कार्बन होंगे उससे उसका अलग अलग रूप प्राप्त होगा। और ये जो एक ही फॉर्मूला के लिए अलग अलग जो ये आपके कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, ये उसके आणविक संरचना में अंतर के कारण प्राप्त होता है। तो ये देखिए, अगर कल को ये क्वेश्चन आता है कि मेनोस क्या है, एल्डो हेक्सोस है कि कीटो हेक्सोस है, तो मेनोस क्या हो गया, एल्डो हेक्सोस। अगर कल को आ जाए कि फ्रुक्टोज क्या है, तो ये कीटो हेक्सोस। सोर्बोज क्या है, तो ये आपका कीटो हेक्सोस। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड का जो इंपॉर्टेंट चार्ट है वो आपके पास मैंने दिया। अब इसकी थोड़ी सी संरचना हम देखते हैं, एक एक करके सभी संरचनाओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा देख लीजिए पूरा, ये पूरा पहला क्रम संख्या था, फिर कार्बन की संख्या, अब ये देखिए,
अब जैसे मैं एक एक करके एल्डोज और हेक्सोज के आपके पास अप्रोच बताता हूं। जैसे मान लिया जाए कि मैं सरलतम सबसे छोटा मोनोसेक्राइड, सरलतम मोनोसेक्राइड की बात करूंगा। तो दो बातें होंगी। एक तो है कि C3H6O3 है, तो इसका एक एल्डोज बनेगा, इसका एक कीटोज बनेगा। तो अब देखिए कीटोज तो सीधी बात है कि C3 तो लेना ही है आपको, इसमें डबल, और इसमें पहले स्थिति पे आपको एल्डिहाइड लेना ही लेना है। अब हो गया भाई, C1 पोजीशन पे 1 2 3 आपको एल्डिहाइड लेना था, C2 पोजीशन पे इसमें कीटोन लेना था। अब बताइए हमको दो और ऑक्सीजन लेना है, तो भाई इधर एक OH OH H H हो गया। अब ये आपका 1 2 3 CHOH CH2OH इसको लिख लीजिए, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड बैलेंस। और ये अब ये देखिए इधर में डाइहाइड्रोक्सी, ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड था, और ये डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अब कीटोन में देखिए कि यहां पे एक OH ले लीजिए तो CH2OH, यहां CH2OH, ये हो गया डाई हाइड्रोक्सी कीटोन। हो गया कि नहीं? अब इसी प्रकार से मान लीजिए पेंटोज का हो सकता है, सबका निकल सकता है। जैसे मैं C6 जो मतलब ये सबसे सरलतम था, अब मैं सबसे कॉमन का एग्जांपल देता हूं। जैसे ग्लूकोज का ही ले लेते हैं, हेक्सोज का लेते हैं, या पेंटोज का ले लेते हैं। जैसे राइबोज है, अब राइबोज में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, C1 पोजीशन पे आपका CHO तो होगा। अब बाकी इस पे CH2OH, इधर OH H OH H H और ये OH। ये अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि इधर भी जैसे इधर OH लिखता है तो इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर नहीं, ये फिक्स है। अगर ये एक भी चेंज करेंगे तो नाम बदल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। ये है राइबोज। अब राबुलोज अगर करना है तो यहां पे बस CH2OH कर दीजिए, C डबल बॉन्ड O, और बाकी पोजीशन वही रहेगा, CH2OH OH H OH और ये H। ये स्थिति होती है, ये राइबोलोज है। ये आपका C5H10O5 का, यानी ये पेंटोज है, ये पेंटोज का एल्डोज है और ये पेंटोज का कीटोज है, कीटोज। अब जाइलोज होता तो वहां पे इसकी स्थिति में चेंज होता, वो बाकी हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। ये जो सबसे कॉमन चीजें हैं जो आती रहती है। अगर मैं इसी प्रकार हेक्सोज की बात करूं, हेक्सोज की बात करते हैं, तो हेक्सोज में उसमें भी एल्डोज और कीटोज होगा। जैसे मान लीजिए कि एल्डोज तो उसके बहुत सारे थे, मान लीजिए C6 हो जाता, H2L हो जाता और O6 हो जाता, तो ये क्या हो जाता? हेक्सोज। अब हेक्सोज में देखिए, मैंने आपको, अब जैसे बहुत सारे इसके फॉर्मेट बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि C C C C C CH2OH, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए CHO है। मान लीजिए कि एक और एल्डोज होता, CHO C C C C C CH2OH। अब ये देखिए, ये OH H OH
H, अब ये देखिए H OH, OH और ये H, ये आपका ग्लूकोज है। लेकिन अगर इसी में इसका भी पोजीशन चेंज कर दिया जाए तो मैनोज हो जाएगा। जैसे कैसे OH H OH H H OH OH, सॉरी इधर भी H कर दीजिए और इधर भी OH, तो ये मैनोज हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे समझा जाए, तो इसको समझने के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग डालेंगे जो स्टेज टेस्ट का अगला, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जाएंगे, प्रकाशीय क्रियाशीलता यौगिक, उसमें हम बताएंगे कि ये कायरल कार्बन कैसे रोटेट हो रहे हैं, तो उसके रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है उसकी प्रॉपर्टी पे, तो उससे इनके नाम में क्या परिवर्तन आता है। तो ये मैनोज हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि ये दोनों एल्डोज हैं, ये क्या है एल्डोज है। अगर मान लीजिए कीटोज होता है तो आपको फ्रुक्टोज पता ही, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर C CH2OH, OH और ये H, OH और ये H, ये H और ये OH। अब ये देखिए ये कीटोज है, ये दोनों, ये भी हेक्सोज है, ये एल्डो हेक्सोज है, वो कीटो हेक्सोज है। इस प्रकार से आप सारे मोनोसेक्राइड के बारे में, अब देखिए इनका नाम अलग क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसमें फॉर्मूला, इसका इस तीनों का फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6, लेकिन अंदर का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है क्या एक जैसा है, नहीं है ना। जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग अलग है, जैसे कीटोज है तो उसका नाम अलग है, ये आपका फ्रुक्टोज हो गया। ये आपका मैनोज हो गया। ये दोनों एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है दोनों में 5 आपके हाइड्रेट ग्रुप है, दोनों में एक आपका प्राइमरी अल्कोहल है, 4 आपका सेकेंडरी अल्कोहल, सब सेम है लेकिन रोटेशन अलग है। यहां पे इसकी पोजीशन अलग है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की वजह से इसका जो है नाम अलग हो गया है। और इन दोनों विशेष स्ट्रक्चरों को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, एनोमर, ईपीमर, ये सारे शब्द अपने अगले वीडियो में प्रकाशीय क्रियाशीलता के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू बेटा, बेस्ट। हेलो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में मैं प्रकाशीय सक्रियता जो कार्बनिक यौगिकों में होती है, जिसकी चर्चा की थी पिछले वीडियो लेक्चर में, उसको जोड़ेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में वो किस प्रकार से संदर्भित करता है, कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में उसका क्या अभिप्राय है। तो हम लोगों ने पिछले में देखा कि यदि कोई कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, जैसे मान लीजिए कि सरलतम अगर देखा जाए, सरलतम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड लेते हैं, ट्राइओज है, तो अब ग्लिसरैल्डिहाइड अगर सरलतम लेते हैं तो ये CH2OH, इधर OH और इधर H, इस सरलतम। तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई कार्बन है जिसकी सारी संयोजकताएं 4 अलग अलग, कार्बन अगर 4 अवयव बनाता है तो चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग रासायनिक प्रजाति से संतुष्ट हो रही हैं, तो इसे हम असम्मित कार्बन कहेंगे। असम्मित कार्बन है। और अगर ये असम्मित कार्बन है तो ये प्रकाशीय रूप से प्रकाशीय सक्रियता दर्शाएगा, यानी ये प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है। अब ये देखिए कि प्रकाशीय अगर सक्रियता ये दर्शाता है, तो अब ये होता है कि भाई ये दोनों का तो असर नहीं पड़ता है उसके ध्रुवण पे। अब लाइट पास अगर इससे अगर कोई लाइट अगर इससे प्रवाहित किया जाए, तो अगर लाइट इससे पास करेगा तो भी
जिस दिशा में ये अणु घूम रहा है उसी दिशा में ये लाइट को भी ध्रुवित कर देगा। तो किस दिशा में? तो उसके लिए मैंने बोला था कि इसको देखना है कि उससे जो जुड़े हुए प्रजाति हैं उनमें उच्च द्रव्यमान आणविक किसका है और किसका न्यूनतम है या कम है। तो ये अधिक है और ये कम है, इसलिए ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो इसे हम डी या प्लस समावयव कहते हैं। क्या कहते हैं? डी या प्लस। ये घड़ी की दिशा में करता है। अगर मेरे को इसका विपरीत समावयव प्राप्त करना है तो इसका यहां पे एक आईना रखिए, दर्पण रखिए, दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए और जैसे ही दर्पण प्रतिबिंब आप प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा OH H और ये CH2OH। तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी ये घड़ी के विपरीत ध्रुवण कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो ये लिया नेगेटिव समावयव होगा। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि डी तथा एल ध्रुवण समावयवता के दो प्रकार होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये जो होते हैं ध्रुवण समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के दो प्रकार हैं जो एक दूसरे की क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब ये देखिए, ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसका नाम क्या होगा? ये ग्लिसरैल्डिहाइड है तो इसे हम कहेंगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड। और ये क्या है? एल ग्लिसरैल्डिहाइड। अब इसी चीज को हम लोग एक और उदाहरण को लेते हुए समझते हैं। जैसे ग्लूकोज, अब ग्लूकोज को देखते हैं। इससे पहले कि ग्लूकोज की समावयवता को या प्रकाशीय सक्रियता को किया जाए, कार्बोहाइड्रेट में एक विशेष प्रदर्शन भी होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को अगर देखा जाए तो इसके दो समूह में वर्गीकरण किया जाता है। एक डी समूह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और एक एल समूह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब कोई भी बच्चा ये कभी ना समझे कि ये जो डी है वो इसी डी के बदले किया गया, गलत। ये जो एल है वो इस एल के बदले किया गया, गलत। नहीं, ये अलग है, इसका अलग अभिप्राय है। वे कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लीजिए इसको समझते हैं पहले, जैसे ग्लूकोज लीजिए। अब ये देखिए CHO 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देखिए, अब यहां पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये OH H OH H H OH OH H। अब ये अब आप C1 के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे मान लीजिए इसको अगर हम देखें CHO को, तो CHO कैसे लिखा जाएगा भाई? C डबल बॉन्ड O H और ये नीचे एक बॉन्ड है। तो क्या ये इसकी चारों देखिए 1 2 3 4 क्या अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है? नहीं। तो ये असममित कार्बन नहीं। ये है नहीं, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसको भी अगर आप देखें CH2OH को, तो C में देखिए 2 OH जुड़ा हुआ है, OH और इधर फिर अलग जुड़ा हुआ है। तो एक ये मान लीजिए ऊपर जो भी होगा ये दोनों एक जैसी चीजें होगी ना, तो ये भी नहीं है।
1 नंबर और 6 नंबर कार्बन असममित कार्बन नहीं है, लेकिन ये है। C2 को देखिए, एक तरफ इससे जुड़ा है, एक तरफ इससे, एक तरफ इससे, और एक तरफ में ये पूरा, तो ये असममित कार्बन। इसी प्रकार अगर सबको देखा जाए, ये भी एक असममित है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक में ये पूरा, एक में ये नीचे वाला पूरा, यानी C2, C3, C4 और C5 ये सारे असममित कार्बन है, जिसे हम n का मान 4 कह सकते हैं। अब D किसे कहते हैं? यदि किसी डी समूह को देखिए, डी समूह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के अंतिम असममित कार्बन पर वह कार्बोहाइड्रेट जिसके अंतिम, एकदम अंतिम, जिसके अंतिम कार्बोहाइड्रेट पर, अंतिम असममित कार्बन पर, असममित कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो OH ग्रुप है, वह दक्षिण दिशा में, दक्षिण माने राइट डायरेक्शन में, ये वाला, यही ना अंतिम है, 1 2 3 4, ये अंतिम कायरल कार्बन, यानी ये देखिए 1 2 3 और ये 4, तो ये OH दक्षिण यानी राइट दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में हो, तो ये डी है, यानी इस ग्लूकोज को हम लोग डी ग्लूकोज कहेंगे। अगर यही चीज इस साइड होता किसी यौगिक में, तो उसे एल समूह का यौगिक कहेंगे। तो ये जो हो गया, ये ग्लूकोज ना होके डी ग्लूकोज कहलाएगा, कोई भी चीज। अब जरा सा देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई कार्बोहाइड्रेट मैं आपको देता हूं, जैसे अगर फ्रुक्टोज ही देता हूं, मान लीजिए कि CH2OH, CH2OH, ये डबल बॉन्ड कीटोज है ना, OHH, OHH, H और ये OH। अब आप बताइए कि ये डी फ्रुक्टोज है कि एल फ्रुक्टोज है? अब ये देखिए, ये कायरल है? नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये 6, C1 C2 और C6 ये असममित कार्बन नहीं है। असममित कार्बन कौन है? असममित कार्बन, असममित कार्बन कौन है भाई? तो असममित कार्बन कौन है भाई? कि C3 है, C4 है और C5। और 5 पे देखिए कि राइट डायरेक्शन में आपका OH, इसीलिए ये डी फ्रुक्टोज है। एक और चीज ध्यान दीजिए, किसी भी यौगिक को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो दक्षिण ध्रुवण होगा कि वाम ध्रुवण होगा। इसके लिए उससे समतलीय ध्रुवित प्रकाश को गुजारना होगा और उसको पोलैरिमीटर पे आपको चेक करना होगा कि जो लाइट गुजारा वो राइट घुमा है कि लेफ्ट घुमा है। फ्रुक्टोज एक वाम ध्रुवण यानी लिबोरोटेटरी कंपाउंड है। यह जो है फ्रुक्टोज, अगर फ्रुक्टोज एक एल या नेगेटिव या वाम ध्रुवण घूर्ण यौगिक है। अब इस हिसाब से इसका पूरा नाम क्या हो गया? डी
इसकी वजह से, वाम की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव, अब लिखिए फ्रुक्टोज। ये देखिए, ये इसका ऐसे ही अगर मैं ग्लूकोज का लिखता तो, अगर मैं ऐसे ही ग्लूकोज का लिखता तो क्या आता, मान लीजिए कि ग्लूकोज का लिखते हैं, अगर मैं ग्लूकोज का लिखता तो क्या आता, तो ग्लूकोज का यदि मैं लिखता तो ये होता CHO, C C C C C C, OH H, OH H, H OH और ये OH H। अब ये देखिए, ग्लूकोज एक दक्षिण ध्रुवण यौगिक है। ये अब आपको कैसे पता चलेगा, ये इसके कुल ध्रुवण को जब हम पोलैरोमीटर से ज्ञात करेंगे तब ऐसे आंशिक रूप से आइडिया लग जाएगा। जैसे इसमें 4 आपके कार्बन है ना, तो 4 में से देखिए कि ये 3 जो है दक्षिण ध्रुवण पे है, ये भारी है, ये हल्का है, ये भारी, ये हल्का है, ये भारी, ये हल्का, और एकमात्र ये जो है विपरीत रोटेशन करा। लेकिन ये कंसेप्ट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप प्रकाशीय समतलीय ध्रुवित प्रकाश को पार नहीं करेंगे तब तक आप उसका एक्चुअल ध्रुवण पता नहीं कर सकते। यह एक प्रायोगिक रूप से पता किया जा सकता है। इसीलिए डी और एल निरूपण को अब सार्वत्रिक रूप से मान्य नहीं किया गया, उसकी जगह पे आर और डी आ गया है, आर और एस निरूपण आ गया है, आर और एस। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो यहां पे एन का मान कितना हो गया, 4। अब ये देखिए, ये डी ग्लूकोज हो गया तो डी हो गया, और मैंने कहा कि दक्षिण ध्रुवण है, दक्षिण ध्रुवण है, तो दक्षिण ध्रुवण की वजह से क्या हो गया, प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज। अच्छा, एन का मान अगर मान लीजिए कि ये जो होता है, अगर इसके शीर्षस्थ कार्बन प्रजातियां भिन्न हो, यानी एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि शीर्ष कार्बन प्रजाति भिन्न हो, तो ध्रुवण समावयवों की संख्या जो होती है, ध्रुवण समावयव की संख्या, तो वो होता है 2 की पावर n, n जहां पे असममित कार्बन है, संख्या। तो अब बताइए, यहां पे हो जाएगा 2 का पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, यानी 16 समावयव होंगे, जिसमें से 8 प्लस या डी होंगे और 8 माइनस या एल, यानी 8 डी समावयव होंगे और 8 एल समावयव होंगे। तो इसी प्रकार से आप किसी भी चीज का, और पहले तो उनका डी कैपिटल और डी स्मॉल का जो निरूपण है, क्या 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 संदर्भ है, पहले ये पता लगा सकते हैं आप। दूसरी बात यह है कि आप उसमें डी प्लस डी माइनस का संदर्भ पता करने के साथ साथ आप ये पता कर सकते हैं कि स्मॉल डी और माइनस स्मॉल एल का क्या संदर्भ है। प्लस आप ये उसके जो है, अगर दोनों से शीर्षस्थ कार्बन अगर अलग अलग हो तो उसमें समावयवों की संख्या भी पता लग सकती है। तो इसकी, और जैसे मान लीजिए कि यहां तक तो ये निरूपण है, इसके आगे जो ग्लूकोज की हम लोग बात करेंगे, तो ग्लूकोज के का निर्माण, उसके चक्रीय संरचनाओं के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको रिवाइज कीजिए, प्रकाशीय समवयवता कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में जो है, और अगर कोई डाउट होता है तो उसको क्वेश्चन बॉक्स में पूछिए।